हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मार्केट में नए नए आए हैं। पिछले 1-2 सालों से ही वो मार्केट में घुसे हैं और उन्होंने मार्केट में सिर्फ तेज़ी देखी है। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा जिससे शायद आप एग्री करें या ना करें, विच इज़ ओके। आप मेरी कही हुई बातों को नकार सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कही हुई बातों को सुनें और उसे अपने दिमाग में थोड़ी सी जगह दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सूनर और लेटर मेरी कही हुई बातों को आप मानेंगे। तो पहली चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो अभी मार्केट में चल रहा है उसे देखकर आप समझ गए होंगे कि मार्केट कोई बच्चों का खेल नहीं है जो बहुत आसानी से आपको पैसे दे जाएगा। मार्केट का एक नेचर ही है कि वो आपको ललचाता है और ललचा कर फंसाता है। पहले वो आपको थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा और उस प्रॉफिट को लेकर आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। जब आप कॉन्फिडेंट बन जाएंगे तो आप और पैसे लगाएंगे, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो थोड़े और पैसे बनाएंगे। और इस तरीके से वो आपको ललचाता है और ललचाते ललचाते फंसाता है, और फंसा कर एक दिन वो ऐसा काटता है कि फिर ज़्यादातर लोग इससे उबर नहीं पाते हैं। ये कोई कुछ ऐसा ही होता है जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो जानते हैं कि बकरे को काटने से पहले उसे खूब खिला पिला के हृष्ट पृष्ट किया जाता है। तो शेयर बाज़ार भी उसी तरीके से काम करता है। जब तक आपको ललचाया नहीं जाएगा आप मार्केट में आएंगे नहीं, और जब तक आप मार्केट में आएंगे नहीं और आपको सक्सेस का टेस्ट नहीं मिलेगा तो आप मोटी रकम मार्केट में लगाएंगे नहीं, और जब तक आप मोटी रकम मार्केट में लगाएंगे नहीं तब तक वो बड़े खिलाड़ी एफआईआईज़ उस मोटी रकम को आपसे लेंगे कैसे। तो यही मार्केट का खेल है। कुछ लोग इसे जल्दी समझ जाते हैं और कुछ लोग इसे अपना सब कुछ लुटा कर समझते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया का ज़माना है और इस वक्त आप देखेंगे कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सैकड़ों एडवाइज़र्स आ गए हैं। और ये एक बुल रन की खासियत होती है कि बुल रन में एवरीबॉडी इज़ एन एक्सपर्ट। हर कोई स्टॉक की बात करता है, हर कोई पीई की बात करता है, हर कोई आरओसी की बात करता है, हर कोई वैल्यूएशंस की बात करता है। और चाहे इन्वेस्टर हो चाहे एडवाइज़र हो, हर कोई इसी के बारे में बात करता है। और करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर किसी को सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। लेकिन नए लोगों को मेरा ये एक सुझाव है कि जब भी आप एडवाइज़र चुनें, यानी कि जिसकी एडवाइस को आप फॉलो करते हैं, तो उसमें एक चीज़ को देखें कि उस एडवाइज़र को कितना लंबा एक्सपीरियंस है। आप मेरी एडवाइस मत मानिए, मैं दूसरे एडवाइज़र्स की बात कर रहा हूँ जिनकी आप फॉलो करते हैं। आप एक बार देखिए कि मार्केट में कितना एक्सपीरियंस है और कितने बुल और बेयर साइकिल्स को उसने देखा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ एक्सपीरियंस से ही समझ सकते हैं और जान सकते हैं, चाहे आप कितना भी स्टडी कर लें, चाहे आप कितना भी सक्सेसफुल हो जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आपको मिलती है। इसीलिए जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो आपके प्लेन का जो कैप्टन होता है वो हमेशा एक्सपीरियंस्ड होता है, और ज़्यादातर आप पाएंगे कि वो पायलट्स जो हैं डिफेंस एयरफोर्स से आते हैं, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, इतने उतार चढ़ाव, इतनी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशंस को उन्होंने देखा झेला है कि उनके एक्सपीरियंस से ही उनको कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस से हमको भी कॉन्फिडेंस आता है जो हम उस प्लेन पे चढ़ते हैं। तो अगर आपके एडवाइज़र ने वो फेजेस नहीं देखे हैं तो उसके बारे में वो जान नहीं पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए एडवाइज़र को बहुत सोच समझ कर चुने, चाहे किसी को भी चुने। तीसरी चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि आदमी हो या शेयर का भाव हो हमेशा ऊपर ही जाता है। इस तरीके की बचकानी बातें करते हैं जो कि सही नहीं है। और अगर आप ऐसा मानते हैं कि मैं एक शेयर में पैसा लगा दूंगा और वो हमेशा ही ऊपर में जाएगा, तो आप मान के चलिए आपका पैसा डूबने वाला है। आज नहीं तो कल डूबेगा, और जो आपने कमाया है वो भी डूबेगा। अगर आप
शेयर बाज़ार की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं, आपने शेयर बाज़ार की हिस्ट्री देखी है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे सैकड़ों स्टॉक्स हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 साल तक रिकवर नहीं हो पाए और वो अपने दौर में मार्केट के लीडर्स थे। और ऐसे कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो 1000 रुपये, 2000 रुपये से पेनी स्टॉक बन गए, उनकी कोई रिकवरी नहीं हुई और लोगों के लाखों लाखों रुपए उन स्टॉक्स में डूब गए। तो कभी भी हमें बाज़ार में ये सोचकर पैसा नहीं लगाना चाहिए कि अरे लगा के छोड़ देते हैं, कभी ना कभी तो चढ़ जाएगा। और कभी ऐसा आपके साथ हो भी सकता है, लेकिन आपको उस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना है कि वो स्टॉक ज़ीरो हो जाए। अक्सर ये कहा जाता है कि ऑप्शन में बहुत रिस्क होता है, फ्यूचर में बहुत रिस्क होता है और ज़ीरो हो जाता है। तो भाई शेयर में भी बहुत रिस्क होता है। कितने महान बड़े बड़े शेयर भी ज़ीरो हो गए, पेनी स्टॉक बन गए और कई तो ऐसे हो गए कि वो डिलिस्ट भी हो गए। तो इसलिए ये सोच के मत पैसे लगाइए कि कभी ना कभी चढ़ जाएगा। उसको प्रॉपर रिसर्च करके ही आप मार्केट में पैसा लगाइए। अक्सर आपने सुना होगा कि कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं स्टे इन्वेस्टेड ऑल द टाइम, जो कि वो खुद नहीं करते हैं। वो भी समय से घुसते हैं और समय से निकलते हैं, लेकिन वह कहते हुए सुनते हैं कि निफ्टी 2 लाख चला जाएगा, 3 लाख चला जाएगा, मार्केट में हमेशा बने रहो। तो वो जब अपने पैसे लगाते हैं तो काफ़ी रिसर्च करके लगाते हैं और काफ़ी सोच समझ कर लगाते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप किसी फंड मैनेजर से बात करेंगे तो वो तो आपको यही कहेगा कि स्टे इन्वेस्टेड ऑल द टाइम, क्योंकि उसे तो अपना फंड बेचना है तो, और उसको शॉर्टिंग भी नहीं करनी है, तो उसके पास कोई चारा ही नहीं है। इस बात को आप समझिए। और अगर आप सही सेक्टर पे, सही स्टॉक पे हैं और लॉन्ग टर्म में आप बने हुए हैं तो आपको उसका डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत सेक्टर पे, गलत स्टॉक में हैं तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। चौथी चीज़ अक्सर कहा जाता है, नए इन्वेस्टर्स को ये समझाता है, डोंट ट्राई टू कैच द टॉप एंड बॉटम। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफे, हमारे देश में भी इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो बॉटम और टॉप को कैच नहीं करते हैं? उनके लिए, एक इन्वेस्टर के लिए टॉप और बॉटम क्या है? इन्वेस्टर कभी चार्ट नहीं देखता है, इंडिकेटर्स नहीं देखता है, वो डेटा को ट्रैक करता है, वो कंपनी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, वो सेक्टर को ट्रैक करता है। तो एक इन्वेस्टर के लिए टॉप और बॉटम क्या है? जब शेयर की वैल्यू उसके प्राइस से ज़्यादा होती है तो उसे अंडर वैल्यूड लगता है। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं 1 करोड़ की और आपको लगता है इसकी वैल्यू तो 1.5 करोड़ है, तो आपको सस्ती लगेगी, वही आपके लिए बॉटम है। और जब आप प्रॉपर्टी आप देखें कि भाई 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के 2 करोड़ प्राइस कोई देने को तैयार है, तो वो सेल का टाइम होता है। तो एक इन्वेस्टर के लिए जो टॉप और बॉटम उसकी वैल्यूएशन होती है, अगर आप वैल्यू को सही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कर पाते हैं, तो वही आपको टॉप या बॉटम होता है। तो ऐसा हमें नहीं इस पे बिलीव करना चाहिए थ्योरी पे कि डोंट ट्राई टू कैच द बॉटम। हाँ, ये बात सही है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से आप टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हालांकि ऐसे बहुत से इंडिकेटर्स हैं, पैटर्न्स हैं, जिससे आप रफली टॉप्स और बॉटम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 60, 70, 80% तक की एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स 100% के साथ नहीं कर सकते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर फोकस ऑन वैल्यूएशंस। अगर वैल्यू पे आपको शेयर मिल रहा है तो वही आपका बॉटम है, और अगर वैल्यू उसकी प्राइस जो है वैल्यू से बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है तो वही आपका टॉप है और उसी पर आपको सेलिंग करना चाहिए। पांचवी चीज़ जो हमें ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, नए इन्वेस्टर्स को भी बताया जाता है कि सिप करो, और सिप के बहुत से फ़ायदे बताए जाते हैं। बहुत से लोग इस पर यकीन करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है कि क्या आपने कभी वॉरेन बफे को सिप करते देखा है, झुंझुनवाला को सिप करते देखा है? सिप एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर उसे इस तरीके से प्रमोट किया गया है ताकि आप रेगुलर मार्केट में पैसा जाते रहें। आपको उन्होंने अपनी एक मंथली इनकम सॉर्ट ऑफ बना रखी है कि भाई ये पैसा तो कस्टमर के बैंक से हमारे पास आ जाएगा, तो इसलिए सिप को प्रमोट किया जाता है। तो
मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, लेकिन इसको एज क्या कहते हैं कि भगवान का कहा हुआ चीज़ नहीं मान लेनी चाहिए कि भाई ये तो करना ही करना है जी, इसमें क्या बुराई है, ये तो करना ही है, दिस इज़ द बेस्ट। ऐसा नहीं सोचना है। आप अपने नीड के हिसाब से देखिए कि क्या वो आपको सूट करता है। प्रैक्टिकली मैं सिप्स का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। छठवीं चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि देखिए, बुल बनना तो आसान है, उसमें जाता ही क्या है, शेयर खरीद के बैठ जाओ, आदमी बुल बन गया, मजबूरी में बुल बन गया और बुल ही उसे बन के रहना है। लेकिन दोस्तों, क्या शेयर का भाव पिछले 2 साल से तो ठीक है, आप देख रहे हैं कि चढ़ रहा है, क्या हमेशा ही चढ़ता जाता है? अब जो इतनी बड़ी गिरावट हुई, मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि 30-30, 40-40% शेयर के भाव टूट गए। तो क्या आपको नहीं इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या मैं इसको भी, इससे भी पैसे बनाने के ऑप्शन से क्या मुझे वो नहीं जानना चाहिए? देखिए, मैं शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ कि हर इन्वेस्टर को भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट सेलिंग को एक्सप्लोर करना चाहिए। देखिए, शॉर्ट सेलिंग रिस्की होती है, सबके लिए सूटेबल नहीं होती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब इतनी तेज़ी के साथ मार्केट गिरता है तो क्यों हम ना सोचें उसे इनकैश करने का। तो हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। देखिए, मैं वार्न करता हूँ कि एक रिस्की स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन अगर अभी से आप उसे देखना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो हो सकता है आज से 3, 4, 5 साल बाद आप भी शॉर्ट सेलर बन सके। और शॉर्ट सेलिंग हमेशा रिस्की भी नहीं होती है, इसको करने के कई तरीके होते हैं और आप चाहें तो हेजिंग के साथ भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका डाउनसाइड जो है काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहता है और जो अपसाइड में भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जंप कर जाइए और शॉर्टिंग करना शुरू करें, प्लीज़ मुझे जो गलत मत समझिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस डायरेक्शन पर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स में भी अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं, स्पेशली उन टाइम्स में जबकि मार्केट बहुत तेज़ी से एक तरफा गिरता है। सातवीं चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, अब क्या है कि सब लोग IT savvy हो गए हैं, तो दुनिया भर के टूल्स मार्केट में आ गए हैं, ऐप्स आ गए हैं और हर कोई उसमें जाता है, कंपनी का नाम डालता है और जाकर पैरामीटर्स देख लेता है, 5 साल में कितनी सेल्स का ग्रोथ रहा, CAGR रहा, कितना PE रहा, कितना उसके FI, सब कुछ उसको मिल जाता है और इससे वो डिसाइड कर लेता है कि भाई ये शेयर अच्छा है, ये बुरा है। और उसमें आजकल तो फिल्टर्स भी आ गए हैं कि भाई जिसका सेल्स CAGR इतने से इतना ज़्यादा रहा, प्रॉफिट इतने से इतना ज़्यादा रहा, आपने फ़िल्टर लगाया, वो शेयर मिल गया और आप जो है उस पर देख के पोजीशन भी बना लेते हैं और मार्केट तेज़ी के साथ बढ़ रहा है तो उसका भाव भी चढ़ जाता है और आपको लगता है कि देखा मैंने क्या मस्त स्ट्रैटेजी बनाई और मेरे पैसे बन गए और मैं कितना स्मार्ट हूँ। ये भ्रम अक्सर हो जाता है। लेकिन देखिए, हमें पास्ट से ज़्यादा फ्यूचर की एनालिसिस करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में वो सेक्टर, वो स्टॉक क्या करने वाला है। अब आप सोचिए, किसी कंपनी का परफॉर्मेंस जो है पीक आउट हो गया, आपको दिखेगा कि ये तो बहुत बढ़िया, इतना लंबा ग्रोथ दिखाया, लेकिन इसके बाद जो डाउन साइकिल है, क्या आप उसे प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं? क्या आप उस तरफ ध्यान दे रहे हैं? तो इसलिए जो पास्ट की चीज़ है उससे एक हमें अंदाज़ा तो लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखेंगे, भाई अपने 5 साल के नंबर दिखाओ, तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये पढ़ाई में अच्छा है, ये सिंसियर है, इसके मार्क्स कंसिस्टेंट हैं, तो एक तो आपको उसकी रिलायबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 10वीं के बाद बिगड़ गया, आवारागर्दी कर रहा है और पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसका परफॉर्मेंस 12वीं का ख़राब हो जाएगा। तो हमें साथ में पास्ट आप देखिए, बेशक देखिए, लेकिन ज़्यादा फोकस फ्यूचर में देखिए, प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है, कितने उसके पास ऑर्डर आए, कितने उसकी सेल्स आ रही हैं, कितने उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं। इस तरीके के जो डेटा पॉइंट्स हैं उसको गैदर करने की कोशिश करिए, जो कि आसानी से आपको नहीं मिलेंगे। जो डेटा आप साइट्स पर देखते हैं वो तो आउटडेटेड है, वो तो 4-5 महीना पुराना है और अगले क्वार्टर में क्या होने वाला है वो आपको नहीं मिल पाएगा, या अगले साल क्या होने वाला है उससे उसको आपको ज़्यादा क्लूज नहीं मिलने वाले। 8वीं चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, मार्केट में अगर आपको लंबा रहना है तो हमेशा मार्केट
में जब पैसे लगाएं तो पैसों को थोड़ा हमें एक गिरावट के लिए भी, जब शेयर आपने अच्छे शेयर में अगर पोजीशन बनाई है तो उसकी गिरावट के लिए भी हमें रखना चाहिए। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि वो एवरेजिंग करने लगते हैं। एक 100 रुपये का शेयर खरीदा, 5 रुपये गिरा तो उन्होंने ख़रीद लिया, और 5 गिरा और ख़रीद लिया। उन्हें ये चीज़ हजम ही नहीं होती है, एक्सेप्ट नहीं होती कि वो 100 रुपये का शेयर 60 रुपये भी जा सकता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया कि कितने ही ऐसे शेयर थे जिसमें 30-30, 40-40% की गिरावट हो गई। तो हमेशा अगर आप कन्विंस्ड हैं कि ये शेयर अच्छा है, ये सेक्टर अच्छा है, मैं इसमें लंबे अवधि के लिए बना रहना चाहता हूँ, तो एक हमें छोटा अमाउंट या एक 30-40% अमाउंट रखना चाहिए डीप करेक्शन के लिए भी। मैं अक्सर आपको अपनी वीडियोस में ये शेयर करता हूँ कि जो बड़े गिरावट होती हैं, बड़े क्रैशेस होते हैं, तो लार्ज कैप अगर मैं हिस्टोरिकली देखूँ तो 40 से 60% तक गिर जाते हैं आराम से। और अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो अप टू 60-70% गिर जाते हैं, और स्मॉल कैप्स 90% तक गिर जाते हैं। तो अगर आप 5% पे एवरेजिंग कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आपको पेशेंटली जो है नीचे के लेवल के लिए भी पैसा रखना चाहिए। या तो आप गिरावट में आपको लगता है कि भाई मैं रिस्क नहीं लूँगा, है तो निकल जाइए, और अगर आप कन्विंस्ड हैं कि नहीं शेयर मेरा अच्छा है तो नीचे के लेवल पर रखिए और पेशेंटली बने रहिए। ज़्यादा बड़ा पैसा तब बनता है जब आप पेशेंट रहते हैं। जब भी आप इम्पेशेंट बन जाएंगे, अरे आपको फोमो हो जाएगा, मैं आज खरीदूं, कल एवरेजिंग करूं, कल पिरामिड करूं, तो भैया ये नहीं होगा। वही हाल होगा जो एक बैट्समैन आता है, आकर तुरंत शॉट्स मारना शुरू करता है और एक उसका छक्का लग गया तो लग गया, अगले में उसकी मिडिल विकेट उड़ जाता है और वो मुंह झुका के चला जाता है, और अपना खुद का तो नुकसान करता है, देश का भी नुकसान करता है। तो इसलिए जो हमें इस बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए और पैसे को रिजर्व करके रखना चाहिए। अगली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कई लोग इन्वेस्टिंग में एवरेजिंग करते हैं, पिरामिड एवरेजिंग करते हैं। तो इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, मैं एवरेजिंग करूँ या ना करूँ। कई लोग कहते हैं गिरते शेयर को एवरेज नहीं करना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। मेरा इसमें मानना ये है कि अगर आपको शेयर में पसंद आता है, अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये शेयर अच्छा है, तो ज़रूर एवरेज करिए। बट एवरेजिंग हमें इन्वेस्टिंग में पिरामिडिंग, इतना लंबा पिरामिड नहीं बनाना चाहिए। मैं यूजुअली हमारे जो पोर्टफोलियो के भी जो ग्रुप्स हैं उनको मैंने यही अपनी तरफ से हमारी एक जनरल एडवाइस थी कि आप 2 या 3 लॉट्स में खरीदिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या रिस्क एपेटाइट है। अगर आपने अपने सरप्लस पैसे मार्केट में लगाए हुए तो 1 लॉट में ले सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशंस आपकी अच्छी है, और अगर आपने थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं, पेशेंस है आपको, तो 2 या 3 लॉट में करिए। और जैसा कि मैंने बताया कि जब बुल मार्केट ख़त्म होता है तो 60 से 70% आपके जो स्टॉक्स आराम से ऑन एन एवरेज करेक्ट हो जाते हैं। तो आपको उतने लंबी अवधि तक गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए अगर आप जो है आपको अपने पैसे प्यारे हैं। 10वीं चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन अच्छा नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है वो 100-150 स्टॉक पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, मान लीजिए आपने 100-150, 70-80 स्टॉक डाल दिए, तो इट इज़ एज गुड एज बाइंग निफ्टी। तो फिर आप पोर्टफोलियो क्यों बना रहे हैं? उससे अच्छा है आप ETF खरीद लीजिए निफ्टी का। इट्स द सेम थिंग। वो रेयरली ही आपको निफ्टी को आउट परफॉर्म कर पाएगा अगर आप 3-4 साल का वो देखें। तो बेसिकली आप निफ्टी ही खरीद रहे हैं, तो उतना दिमाग क्यों लगाना, फिर ETF खरीद लीजिए। इन जनरल अगर 10 लाख का कैपिटल है तो मुझे लगता है 15 से 20 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रखने चाहिए। अगला जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हमें मार्केट में कितना पैसा लगाना चाहिए। लोग जो बुल रन में अपना रिटायर्ड लोग अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा लगा देते हैं, रिटायरमेंट जो उनका पैसा मिलता है वो लगा देते हैं, ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं। ये सब कभी नहीं करना चाहिए। आप अपने एज और अपने
जो अगले 3 साल 4 साल में कितने पैसे आपको ज़रूरत पड़ेंगे, उनको छोड़कर पैसे लगाने चाहिए। मतलब आपके सरप्लस पैसे होने चाहिए। तो आप मार्केट में ये मत सोच के लगाइए कि 3 साल बाद मेरा बच्चा कॉलेज जाएगा और मैं अब पैसे लगा देता हूँ, 3 साल के बाद तो मेरे 1 लाख के 5 लाख बन जाएंगे, मैं उसकी फ़ीस दे दूँगा। इस तरीके के जो लोग करते हैं वही फंसते हैं। और मैं हमारे इतने सारे जो हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं उसमें इतने लोग जुड़ते हैं, वो इस तरीके की बातें हमें बोलते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारी जॉब चली गई है, हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा है, आप कुछ ऐसा शेयर बता दीजिए कि हम पैसे लगाएं और अगले साल हमें इतने पैसे मिल जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट में आप देखिए सेबी एनएसई हमेशा ये बोलते रहते हैं कि इसमें रिस्क है, मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क होता है। तो ऐसा इसमें कोई आपको गारंटेड रिटर्न नहीं आता है कि भाई इतने साल में इतने पैसे तो बन ही जाएंगे। और अभी लोग बोलते हैं ऐसा कि अरे अभी लगा दो, 2 साल बाद इतने बन जाएंगे, 3 साल बाद इतने बन जाएंगे। तो ये सब बेवकूफ़ी प्लीज़ मत करिए। आपको अगर आज पैसे लगाने हैं तो आप देखिए कि मुझे अगले 3-4 सालों तक कितने पैसे की ज़रूरत नहीं है, कितने पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा हैं जो मुझे अगले 3-4 साल तक ज़रूरत नहीं है, और वही पैसे को मार्केट में लगाइए, और वो भी जो उसे 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में लगाइए। अगली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कई दफ़े हमें ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है कि इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, लगा के छोड़ दो। और फिर वो एग्जाम्पल देना शुरू करेंगे, अगर आपने 20 साल पहले इन्फोसिस में 100 रुपये लगाते तो आज आपके इतने हो जाते, अगर आपने एमआरएफ में इतने लगाते तो अभी इतने हो जाते। ऐसा गिन गिन के आपको दिखाएंगे और आप भी सोचते होंगे अरे यार बात तो सही है यार, अगर मैं लगा लेता, अगर मेरे पिताजी लगा लेते तो आज मेरे पास इतने पैसे आ जाते। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि अगर मैं आप किंगफिशर में लगाए होते तो आपके इतने रह जाते, अगर आपने रिलायंस कम्युनिकेशन में लगाए होते तो इतने रह जाते। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। तो जब भी अगला कोई आपको बताए तो आप ये पूछें कि अगर मैं किंगफिशर में लगाता, अगर जेट एयरवेज में लगाता, अगर रिलायंस कम्युनिकेशन में लगाता, अगर रिलायंस पावर में लगाता तो क्या होता, या यूनिटेक में लगाता तो क्या होता। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि बस लगा के भूल जाओ। हर इंडस्ट्री का एक साइकिल होता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए 2000 से आईटी स्टॉक्स का अप साइकिल शुरू हुआ था। हमारे कंट्री में आईटी कंपनीज़ को टैक्स फ्री कर दिया गया था, उनके लिए एसईजेड बनाए गए थे, यूएस से आउटसोर्सिंग इंडिया में आ रही थी। तो एक ग्रोथ का पीरियड चला 10-12 साल, और खूब लोगों ने पैसे बनाए, शेयर में बनाए, उनके एम्प्लॉयज़ ने बनाए और कंपनीज़ ने बनाए। ये टीसीएस इन्फोसिस के पास तमाम इनके पास पैसे हैं कि वो अगर 2-3 साल भी कोई धंधा ना करें तो भी उनकी सारे खर्चे निकल जाएंगे। तो काफ़ी कैश रिच है, उनके एम्प्लॉयज़ ने भी काफ़ी पैसे बनाए। तो वो अप साइकिल था। लेकिन आज क्या दौर है, आज आप देखिए वो 1% 2% के रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। तो अब उनकी साइकिल एक ऐसे फेज़ पर पहुंच गई, हो सकता है वो पैसे बनाते रहे लेकिन अब वो उस रफ्तार से नहीं बना पाएंगे, तो उनका साइकिल अब ख़त्म हो गया। अब तो क्या हम आईटी शेयर पे पैसे ना लगाएं? अभी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको खोजनी पड़ेंगी, जो ग्रोथ स्टेज पर हैं, जिनमें अगले 4-5 साल में ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है। तो अगर आप उन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो लगा सकते हैं। तो सेक्टर और कंपनी दोनों में ये देखिए कि अगले कितने साल की स्टोरी है, तभी आप लगाइए। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्टोरी तो अगले 10 साल की है, 15 साल की है, तो लगाइए। और कई दफ़े जो स्टोरीज़ होती हैं हाइप होता है। कुछ साल पहले मैंने वीडियो बनाया था कि ईवी इज़ अ फ्लॉप शो, और मैंने कई इंडस्ट्री के लोगों से बात भी की। वो कहते हैं देखो ईवी इंडिया में नहीं चल पाएगा, ईवी 2 व्हीलर्स में सक्सेसफुल होगा, 4 व्हीलर्स में कुछ खास होने वाला नहीं। ये अगर आप मेरे वीडियोस पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं तो उसमें मैंने ये कहा था, और उस वक्त उस जो कहा था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन आज आप देखिए तो ईवी में कुछ खास होने वाला नहीं है, और ईवी के अलावा और भी कई चीज़ों पर काम हो रहा है। तो कई स्टोरीज़ ऐसी भी आपको बताई जाती हैं जिसमें बेसिकली लोगों को भ्रमित करने के लिए वो एक मायाजाल रचा जाता है ताकि आप उससे इन्फ्लुएंस होकर उसमें पैसे लगाएं। तो हमें थोड़ा सावधान रहना है और क्रिटिकली उसको क्वेश्चन करना है कि भाई ऐसा क्यों होगा, ऐसा
ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो उसको थोड़ा हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करनी चाहिए। और आखिरी में दोस्तों मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि अब जो जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। और मुझे पता है जब आदमी के पैसे डूबते हैं तो कितना उसको दर्द होता है, ये मुझे अच्छे से पता है। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि पिछले 20 साल में मैंने लोगों को देखा है, उनके दर्द को नज़दीक से देखा है। कितने तो ऐसे हो गए कि वो नास्तिक से आस्तिक बन गए, भगवान और कई लोगों को तो मैंने देखा कि वो रेगुलर पूजा पाठ और मस्जिदों में भी जाने लगे क्योंकि उनके इतने पैसे डूब गए। और वो डूबे सिर्फ इसीलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस कब आ गया उनको पता भी नहीं चला। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इस वक्त काफ़ी लोग परेशान हैं, तो इसीलिए हमने एक मुहिम शुरू की है कि आप अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे या किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे #ask_bulltrack आप टाइप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे जो व्हाट्सएप सपोर्ट पर भी अपनी क्वेरीज़ को भेज सकते हैं, जिसका नंबर है 9903322404। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है अपनी क्वेरीज़ ज़रूर शेयर करें और उसमें #ask_bulltrack जो है लिख के दें। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज़ को आंसर कर सकूँ और उन पर भी वीडियो बनाकर भी आपके साथ फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। तो ये सिर्फ मुहिम मैं इसलिए चला रहा हूं ताकि इस कठिन दौर पे जितनी भी मेरी हैसियत है मैं थोड़ी बहुत आप लोगों की मदद कर सकूं और जितना भी हो सके आपको सही रास्ता दिखा सकूं। तो ज़रूर मुझसे जुड़ें और मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं पर्सनली उन जो भी आपके क्वेरीज़ हैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा या मेरे सुपरविजन पर रिस्पॉन्ड होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग एंड आई होप कि आपके जो लॉसेस हैं वो जल्दी रिकवर हों और जल्दी जो आपके लॉसेस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।